हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स क्लास नोट्स चैप्टर 1 के बारे में। ठीक है, चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्लास नोट्स से मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गगन प्रताप सर की मैथ्स बुक्स, जो क्लास नोट्स अरिथमेटिक वाला बुक है। इसका बिल्कुल सॉल्यूशन 1 बाय 1 हम करते जा रहे हैं। इसमें हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा सीरीज में बढ़ता हुआ तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर लिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। बिल्कुल जैसे सर ने समझाया होगा वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो संख्या पद्धति से समझें आसान भाषा में, और पूरा गणित यूट्यूब पर फ्री होने वाला है। तो जो भी बच्चा फ्रेशर है, नया है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है, सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहा है, इन सभी के लिए ये मैथ्स का जो क्लास है वो सफिशियंट रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो इसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं और हर टाइप को कवर किया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं आज के तीसरे पार्ट में। तो नंबर सिस्टम का आज तीसरा पार्ट है, तो बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पहला ही इसमें क्वेश्चन है 21वां, क्योंकि इससे पहले हमने 2 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन कवर किए थे। इस वाले पार्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे। यहाँ लिखा है 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो पहले अभाज्य संख्या की बात करें तो प्राइम नंबर 2, 3, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5, 7, फिर 11। ठीक है, आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 भी हो गया। ठीक, और 100 से बड़ी तुरंत अभाज्य संख्या क्या होती है? 101 होती है। 100 के बाद 101 आता है, यही अभाज्य होती है। नहीं तो फिर इसके आगे चलते जो अभाज्य होती है उसको लिया जाता। तो 101 ही हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, बस इन दोनों का गुणनफल पूछा है तो 11 का हमें गुणा करना है 101 में, तो इसका जो गुणनफल आ रहा होगा वो 1111 आ रहा होगा। ठीक है, जो कि आपका पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 1111 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, बस आपको जल्दी से इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है हाउ मैनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। तो यहाँ पर बोला है कि 93 से 97 तक कितनी यौगिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो कितनी यौगिक संख्याएं हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो आपको बात करेंगे कि 53 से लेकर, अगर आपको देखा जाए इसमें 53 से लेकर, आपकी 53 से लेकर 97 यानी कि 97 तक टोटल नंबर कितने हो जाते हैं? 45। ठीक, इसमें से अगर हम बात करें 53 से लेकर 97 तक, ये प्राइम नंबर आपके कितने हो जाएंगे? तो आपके ये प्राइम नंबर हो जाएंगे 10। अगर आप टोटल इन संख्याओं में से ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं घटा देंगे तो हमारे पास कंपोजिट नंबर निकल के आ जाएंगे। तो बस हमारा 45 में से 10 घट जाएगा तो ये बनेगा हमारा 35 आंसर। ठीक, क्या बन जाएगा हमारा? 35 आंसर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो नंबर होते हैं वो हमारे कंपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है कि एक संख्या लिखा है यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं तो एन के संभावित मान क्या हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, जैसे आपका एन स्क्वायर माइनस 33, फिर आपको बोला है एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। ठीक है, ये 3 संख्याएं। अब ये बताइए इनमें कितने कितने का गैप है। यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है। ठीक है ना, यहाँ पर 2-2 का गैप लग रहा है। ठीक है, अब ये बताओ ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर देखेंगे ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं जिनमें 2-2 का गैप होता है। तो आपको पता है सिर्फ एक ही जोड़ा होता है, वो भी कौन सा होता है? 3 का, 5 का और 7 का। ठीक, ये चीज़ समझ में आया, यहाँ तक एक ही जोड़ा होता है। अब इनमें से भी हमें चेक करना है कि एन के कितने मान हो सकते हैं। सिर्फ इन्हीं तीनों को रखकर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इस पहले वाले ऑप्शन को रखेंगे तो हम यहाँ पर रख कर देख लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पर रख कर देख लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर अगर n रखेंगे पहले वाले में तो एन स्क्वायर माइनस 33 का जो अंतर है वो यहाँ पर कितना, हम 3 लेंगे। ठीक, 3 को इधर भेज देंगे तो एन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 36। तो एन स्क्वायर का वैल्यू 36 है तो एन का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा +- 6। ठीक है,
आपके पास n के कितने मान आ जाएंगे? 2। ठीक है, आपके पास n के कितने मान आ जाएंगे? 2। इसके अलावा हम 5 रख के देखेंगे, इसमें किसी में भी नहीं आएगा वर्गमूल। 7 रख के देखेंगे, कोई भी संख्या से वर्गमूल नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं सिर्फ यही दोनों मान सही हैं कि 6 और प्लस 6 और -6। तो संभावित मान की संख्या कितनी हो गई? टोटल 2 हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, और किसी से भी ये बनेंगे नहीं जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां। यहाँ पर बात कर रहे हैं 24वें प्रश्न की। n 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। n को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है? यही बोला गया ना, तो शेषफल क्या है? तो अभी हमने आपको बताया था कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 100 होती है। ठीक, लेकिन ये अभाज्य नहीं होती है। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो 101 होगी। ठीक, अब 101 में बोला जा रहा है, अगर आप 101 में बोला जा रहा है कि 13 से भाग करें तो शेषफल कितना होगा? तो 13 7 91 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 13 7 91 हो जाएगा। और इसे घटाएंगे तो ये कितना? 10 हमारा रिमाइंडर बच रहा होगा। शेषफल कितना? 10 आ रहा होगा। तो यही चीज़ हमसे पूछा था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन क्या है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटी 4 अंकी अभाज्य संख्या क्या है? तो इस वाले क्वेश्चन को बताने से पहले हम कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, क्या पूछा जाए? अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। एक तरफ हम लिखते हैं छोटी संख्या और एक तरफ हम लिख लेते हैं बड़ी संख्या। ठीक, छोटी हो गई, एक तरफ हम लिखते हैं बड़ी। चलिए अब हम एक चीज़ देखेंगे, अगर एक अंक की छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो 2 होती है, और एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो आपकी 7 होती है। 2 अंक की पूछी जाए छोटी संख्या अभाज्य 11 होती है। 2 अंक की बड़ी संख्या अभाज्य होती है कौन सी? 97। 3 अंक की छोटी संख्या अभाज्य होती है 101। 4 अंक की अभाज्य संख्या होती है 997। एक बार इसको चेक कर लेना, फिर भी यही होगी। ठीक है, 4 अंक की जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 1009। ठीक है, क्या होती है? 1009। और 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 9000। यहाँ लिखेंगे 9973। ठीक, फिर 5 अंक की अगर पूछा जाए तो ये लिखा होता है 1000, फिर इसके आगे 7 लगा होता है। और 5 अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए अभाज्य में तो यहाँ 4 बार तो 9 आएगा ही आएगा। ठीक, फिर आपका 1 आएगा। तो आपको ये देख लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है हमसे कौन सा? 4 अंक की अभाज्य संख्या, वो भी कौन सी? छोटी वाली। तो छोटी वाली 4 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 4 अंक की तो ये बन जाएगी 1000, मतलब ये 1009। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये डायरेक्ट ही बताना है आपको। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे 26वां क्वेश्चन। अगला लिखा है 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभी हमने टेबल बनवाई थी, तो 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी निकली थी? तो 5 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या निकली थी, ये निकली थी 10007। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। अगर बड़ी भी पूछता है तो आपको ये याद रखना है टेबल में मान। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी 4 अंक की अभाज्य संख्या। तो अभी हमने 4 अंक की भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताई थी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 9973। तो 9973 कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यही हमने अभी बताया था सारे मान, मतलब 5 अंक तक तो आपको याद रखना है छोटी और बड़ी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं 28वें क्वेश्चन की। तो 28वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या है, इनमें से एक संख्या कौन सी हो सकती है? ठीक है, यही बोला गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर हम इसमें हम चेक करें तो इनमें से हमें आपके आंसर क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले देखो 3 अभाज्य संख्या हैं, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे पास 3 संख्याएं जो होंगी वो a + b + c बराबर आपका 100 होगा। ठीक है, 3 संख्याओं का इक्वल 100। अच्छा, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या जो है
2 प्लस 3 प्लस 5। तो हमने देखा 2 और 3 3 और 2 5 और 5 10 आया। उसके बाद 2 के साथ अगर आप प्लस 5 करेंगे या प्लस 7 करेंगे तो 5 2 7 और 7 14 बना। तो हम कह सकते हैं कि एक अगर संख्या इनमें से अभाज्य वाली सम ले लेते हैं तो हमारा योगफल भी सम आ रहा है दोनों तरीके से। ठीक, आप कोई सा भी एग्जाम्पल उठाकर देख लेना, अगर उसके साथ अगर 2 को लिया जाए तो हर एक संख्या इनमें से तीनों अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या बनेगा आपका, तीनों अभाज्य संख्याओं का योगफल सम बनेगा। कैसे, जैसे हम अगर आपको कहें कि एक संख्या आपने 2 ले ली है अभाज्य, अब उसके बाद चाहे 31 लो, अब चाहे 97 लो, मान के चल रहे हैं ये सारी अभाज्य संख्या हैं, ये वाली, ठीक, और ये वाली भी। तो इनमें से अगर एक हमने 2 को लिया है तो अगर सारी संख्याओं को जोड़ा जाए तब भी ये संख्या सम होगी। ठीक है, तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, यानी कि 130 ये सम हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर हम तीनों संख्याएं विषम ले लें, जैसे 3 5 और 7, अगर तीनों संख्याएं विषम लेंगे तो हमारा जो योगफल है वो भी विषम ही होगा। ये बात याद रखना, बस यही चीज़ बतानी थी हमें। तो 7 5 12 और 3 15, तो ये 15। तो आपको याद रखना है, अगर आप तीनों संख्याओं में से योगफल सम चाहते हैं तो एक सम संख्या जरूर चाहिए होगी, अगर विषम चाहते हैं तो विषम ही चाहिए होगी सारी की सारी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ए, यहाँ पर बोला गया है बहुत ही आसान तरीके से कि ए प्लस में बी प्लस में सी, अगर तीनों का योगफल 100 है तो यहाँ पर एक संख्या हम कोई सी भी फिक्स कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए जो है वो आपका 2 है। ठीक, तो अगर 2 है तो यहाँ पर हमें जो मान मिलेगा वो बी प्लस सी का क्या मिल जाएगा, 98 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी कि हम बी संख्या को बड़ी मान लेते हैं, सी को छोटा मान लेते हैं, तो बी में से सी घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 36 मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। अब हम आपको एक चीज़ और बता दें, पूरी गणित में अगर आपको 2 वेरिएबल हों, अगर उनका योगफल और अंतर दोनों चीज़ें दी गई हों तो उनमें से दोनों संख्याएं निकालना हो तो बहुत आसान है। अगर बड़ी संख्या मतलब है बी निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 8 प्लस का 3 6 जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, यानी कि अगर बड़ा वाला संख्या पूछा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। ठीक, तो यहाँ 8 और 6 14 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 9 3 12 1 13, 134 बटा 2 कितना होगा, ये होगा 2 6 12 और 2 7 14। ठीक, अगर इसी में हमें छोटा बोला जाता तो हम क्या करते, इन्हीं दोनों का अंतर, तो इन्हीं दोनों का अंतर का मतलब है 98 का, हमें क्या करना है, 98 में माइनस कितना करना है, 36 और बटा में 2 कर देना है। तो इससे हमें जो संख्या मिलेगी क्या मिलेगी, अगर हम सी का वैल्यू निकालें तो 98 में से ये 36 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा और 8 में 6 का 2, 9 में 3 का 6, यानी कि 62 बटा 2, 62 2 का मतलब है 62 बटा 2 का मतलब है ये बना 31। तो हमें पता चल गया एक हमारा 31 है, एक हमारा मान 2 है और एक हमारा मान 67 है। ये तीनों संख्याएं हमें मिल गई हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या एक है, तो देखो ना ही 17 है, ना ही 29 है, ना ही 33 है, तो हमारा जो ऑप्शन निकलेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नन ऑफ दीज इसमें संख्याएं हो जाएंगी हमारी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, लेवल का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको कर भी नहीं पाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर लिखा है यदि ए बी सी डी ई अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है। देखिए अब अभी हमने क्या बोला था कि अगर विषम संख्याएं योगफल में चाहिए तो हमें सभी संख्याओं का योगफल जो है वो विषम चाहिए होगा। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस में ई, इनका जो योगफल है वो विषम चाहिए, तो हर एक संख्या जो है वो हमें विषम चाहिए होगी कम से कम। फिर चाहे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा विषम हो गया। ठीक, फिर आप एक बात बताओ, अभी हमें क्या चाहिए था कि पांचों संख्याओं का योगफल अगर करेंगे विषम संख्याओं का तो विषम ही होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या सारी की सारी अगर जोड़ेंगे विषम तरीके से तो हमें क्या मिलता है, विषम मिलता है। अगर उनमें से एक सम को ले लिया जाए, 2 को, तो फिर वह सम हो जाती है। ठीक, लेकिन अब बोला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, तो आपको पता है पांचों संख्याएं अगर जोड़नी है तो कम से कम सभी जो संख्याएं हैं वो विषम लेनी पड़ेंगी पांचों। अगर 5 विषम में से मान लेते हैं हमने विषम संख्या जैसे 3 5 7 11 और 13 ले लिए, ये पांचों संख्या होंगी, अगर इनको जोड़ेंगे तो विषम आएगा।
अब बोला गया है इनमें से कोई भी एक संख्या हटा दो। मान लेते हैं लास्ट वाली संख्या हटा दी है हमने, तो बाकी इन चारों का योगफल क्या आएगा। अगर विषम में 5 बार में विषम होता है, 3 बार में विषम होता है, लेकिन 2 बार में सम और 4 बार में सम और 6 बार में सम, तो एक संख्या अगर हमने हटा ली तो हमारे पास 4 अंक का बोला है, 4 संख्याओं का योगफल बोला है, तो वो हमें क्या मिलेगा, सम ही तो मिलेगा। आप एक्सप्लेन करके देखेंगे तो इसी तरीके से उदाहरण बनेगा हमारा। अगर इसे ऐड करेंगे तो 11 7 18 5 23 3 26, तो हमने देखा यहाँ पर ये सम बन रहा है। तो हमें क्या पता चल गया कि a प्लस b प्लस c प्लस d का जो मान है एक सम संख्या प्राप्त होना चाहिए, इवन नंबर जरूर होगा। ठीक है, तो याद रखना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। इसमें लिखा है क्वेश्चन में 80 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 80 और 100 के बीच तो मात्र 3 ही संख्याएं बचती हैं, तो देख लेते हैं 80 और 100 के बीच कौन कौन सी है। एक तो आपका 83 हो जाएगा पहली संख्या, फिर आपका एक 89 हो जाएगा, और फिर आपका 97 मतलब 97 हो जाएगा। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे हम, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारी जो संख्या का योगफल है वो कितना आएगा। देखो 7 3 10 और 9 कितना 19, 19 मतलब है पीछे हमारा इकाई का जो अंक है वो हमें 9 मिलना है। तो देखते हैं 9 में किस में दिया है, सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा है 269 वाला, तो हम क्यों पूरा ऐड करें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या है अप्रोच लगाना है ताकि कम से कम समय में आप पूरा कवर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ए बी एक 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं जहां ए और बी बराबर नहीं है। ठीक है, यदि ए बी को विपरीत किया जाए तो प्राप्त संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसी संख्याओं का योग कितना है। अगर आप पहली संख्या 1 11 मानते हैं, ठीक है, तो इसका विपरीत करेंगे 11 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए बी के विपरीत करने पर भी विषम अभाज्य आना चाहिए, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन से 11 तो आएगा नहीं। हाँ, पहली संख्या जो बनेगी वो 13 बनेगी। अगर 13 का विपरीत करेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक, 13 के बाद अगर आप 17 करेंगे तो 17 का विपरीत आपका 71 बन जाएगा। ठीक, तो ये भी आपकी संख्या हो सकती है। 17 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 31। अब तीसरी संख्या का अगर हम देखें तो आपके पास जैसे आपका 37 हो जाता है यहाँ पर आएगा, और 37 से आपका ये 73 भी एक दोनों की दोनों अभाज्य होती हैं। फिर आपका 79 एक अभाज्य होता है, और एक 97 मतलब 97 भी एक अभाज्य होता है। पहली संख्याओं को जोड़ेंगे तो पहली संख्याओं को जोड़ते हैं, कितना बन रहा है, या इन सब को जोड़ना है। आप पूरा जोड़ेंगे तो आप पहले तो एक एक करके जोड़ लें। तो यहाँ पर कितना कितना टोटल बन रहा है। तो अगर हम बात करें 7 3 10 और 7 17 9 9, देखो 7 9 16, 16 और 6 22 23 3 कितना होगा 9 7 16, 16 में 7 जोड़ेंगे 23, 23 3 26 हासिल हो गया 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 3 7 और 7 14, 146 तो इतना आया। इसका भी देख लें 7 3 10 और 2 12 हुआ, फिर 3 1 4, 4 7 11, 11 7 18, 18 9 कितना होगा 27। ठीक है, इतना ही हो रहा है ना, 9 7 16, 16 और 23 3 26 1 27। अब इनको जोड़ना है तो 6 और 2 को जोड़ेंगे, पीछे हमारा 8 आना है। ठीक, तो 8 यूनिट आएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है 418 वाला जिसमें यूनिट हमारा 8 आना है इनको जोड़ने पर। तो इनको जोड़कर भी देख लेंगे तो आपका 418 ही बनेगा, आप कैसे भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं हम 32वें क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन लिखा है कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा। 7 से बड़ी अभाज्य संख्या जो है वो आपका 11 होती है। अगर 6 से विभाजित करते हैं तो 6 कम 6 शेषफल 5 आएगा, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद जैसे संख्या आपकी 7 से बड़ी अभाज्य 13 भी होती है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक, ये क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। फिर 13 के बाद फिर अगली हम लेते हैं, मान लेते हैं आपके पास 17। ठीक है, तो 6 से भाग करेंगे, 6 दूना 12, 12 में 5 बचा, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर 5। और एक और ट्राई कर लेते हैं, मान लेते हैं 19 है आपकी चौथी एक संख्या, अरे सॉरी, चलिए दोबारा से कर लेते हैं। 11 से मतलब 7 से बड़ा एक संख्या जो है वो 11 है अभाज्य में संख्या क्या है 11। 11 को अगर 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 5 बच रहा है। ठीक, अगर हम 11 के बाद 13 संख्या ले लें और इसे 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना, 1 बच रहा है। ठीक, तीसरी संख्या मान लेते हैं हमारे पास 17 है, 17 में 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5। ऐसे एक संख्या का उदाहरण और लेंगे हम, 19 ले लेते हैं अभाज्य संख्या, और उसमें 6 से भाग कर देते हैं 1,
तो आप ऐसे ही अगर पूरा ग्रुप चेक करेंगे, अनंत तक भी चेक करेंगे, तो निश्चित ही आपका 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, या इसी तरीके से 5 1 5 1 या 5 5 1 1 यही शेषफल बचने वाले हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ 5 और 1 ही शेष आएगा इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है ज्ञात कीजिए कि उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसने 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और जो एक दूसरे के सहअभाज्य हों। अब देखिएगा, अगर आप इनको गुणा करके देखेंगे, 960 आपका गुणनफल आना चाहिए, तो आप एक संख्या आपको 160 सिंगल एक लेनी पड़ेगी और एक आपको 960 लेनी पड़ेगी। ठीक, तब ये सहअभाज्य संख्या होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, इसके बाद आपको सम संख्याओं का गुणनफल नहीं लेना है। सम संख्याओं में क्या होता है, सम दो हर जगह कॉमन आ जाता है। फिर आपको विषम लेना है, विषम ही विषम से आते हैं ज़्यादातर आंसर। ठीक है, सम से नहीं बनता है। तो अगर आपका 3 होगा, अगर आप एक संख्या 3 है तो यहाँ पर 320 हो जाएगा, तभी तो 960 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको 5 लेना है। 5 के बाद अगर 5 का गुणा 192 में करते हैं या ऐसे भाग करते जाएंगे। ठीक है, फिर आपको अगर बात करें 15 करेंगे, फिर आपका जो आएगा कितना आएगा 64। बस इसके आगे भी और करेंगे, 1 3 5, 5 के बाद 7 से बनेगा नहीं काम, और ऐसे 15। ये सिर्फ 4 ही संख्याएं बन सकती हैं, ये संभावनाएं 4 ही हो सकती हैं जिनमें ये सभी के सभी जो होंगे सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको सहअभाज्य संख्याएं बताई थी ना। सहअभाज्य वे सभी संख्याएं होती हैं या तो वे दोनों अभाज्य हों, या वे दोनों में एक सम और एक विषम हो। ठीक है, और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो सिर्फ 4 ही पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी। आप और आगे तक एग्जाम्पल भी लेकर देखेंगे तब भी नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी आप इसके फैक्टर करके देखेंगे तभी ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी से फैक्टर किए हैं, इसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 34वां क्वेश्चन। लिखा है मान लीजिए n एक 3 अंकों वाली धनात्मक पूर्णांक संख्या है। जैसे n का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है। ठीक, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, तो n के संभावित मान लेते हैं हमारे पास 1 2 और 3 अंक की संख्या है, और यहाँ पर अभाज्य संख्या तीसरा वाला अंक होना चाहिए। तीसरा अंक है वो अभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7 आ सकता है। इससे ज़्यादा तो संभावना हो नहीं सकती हैं। तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर इन संख्याओं की कितनी 4 संभावना हो सकती हैं। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। लेकिन आपको चेक करना है इसमें, अगर अंक भी पूछा जाता कि क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है, n का संभावित मान क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, क्वेश्चन में ये चीज़ पूछा जाता कि इसमें क्या और अंक आ सकते हैं। तो अंक की बात करते, अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा। यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 तभी आप करेंगे, तभी आपकी संख्याएं जो हैं अभाज्य बनेंगी। नहीं तो कोई भी अंक लेकर देखेंगे आंसर गलत हो जाएगा। सिर्फ यही संभावना है कि आप एक एक दोनों तरीकों से रखकर देखेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो 34वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 ऐसी संभावनाएं हैं। तो इनके ऐसे 4 संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, 2 आ सकता है यहाँ पर, 3 5 और 7। यहाँ का जो अंक है वो सेम ही रहेंगे। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन लिखा है आपका कि जुड़वा अभाज्य बे अभाज्य संख्या है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। तो 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। चलिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो इस आपको एक एग्जांपल थ्रू समझाते हैं। जैसे आपने 3 और 5 लिया एक एग्जांपल, तो यहाँ पर 2 का गैप है। ठीक है, फिर आपने 17 और 19 लिया तो यहाँ पर भी 2 का गैप है। तो ये वाली जो संख्या होती है ना, जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं। तो ऐसे ऐसे जो संख्या हैं हमें कितने से कितने के बीच चाहिए, तो ये चाहिए आपको 35 और 100 के बीच। तो अभी हम सारी अभाज्य संख्या लिखाकर बता देते हैं। अगर 35 के ऊपर वाली पूछी जाती है ना, तो 35 के ऊपर वाली सारी की सारी जो अभाज्य संख्या हैं, तो 35 के ऊपर पहले तो सारी 35 के ऊपर सारी अभाज्य संख्या लिख लीजिए आप। तो 35 के ऊपर कितनी हो जाएंगी, तो पहली संख्या 37 रहेगी, फिर आपका 41, 35 के बाद 37, 37 के बाद 41, फिर आपका 43, 47 हो जाएगा, फिर आपका इसके बाद 53 आएगा, फिर आपका 59, फिर आपका 61, 61 के बाद 61 आ जाएगा। ठीक, 61 के बाद आपका 71 आएगा, 69 नहीं 69 भी तो आएगा, 61 नहीं 67 आएगा, 61 के बाद 67 आएगा ना, बिल्कुल 67 आएगा, फिर आपका 69 आ जाएगा, क्या लिख रहे हैं इसको, 69 आ जाएगा। फिर आपका संख्या
67 हो गया, 69 तो 3 से कट जाती है, ये नहीं होगा आवाज है, 69 हो गया, 67 हो गया ना, फिर 71, फिर आपका 73, फिर आपका 79, फिर आपका 83 और 89 और इसके बाद 97। ये संख्याएं 30 से लेकर 100 के अंदर सभी के सभी अभाज्य होगी। अब जुड़वा अभाज्य का मतलब है जिसमें दो दो का गैप हो, तो आप देखेंगे 41 और 43 में दो का गैप है, फिर आप और आगे चलेंगे, फिर आप और आगे चलेंगे तो 71 73 में दो का गैप है, और कहीं 59 और 61 में भी दो का गैप है। तो ऐसी कितनी संख्याएं बन रही हैं, तो आपके पास तो आपको 3 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है ना। और कोई दिख रहा है क्या, एक बार और चेक कर लें, क्या इसमें सारे में और कोई दिख रहा है अंक, तो इसमें तो शायद नहीं है ना, इतनी ही हो रही है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, 41 43 59 61 और 71 73, ये सभी के सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे पास ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वें क्वेश्चन है, लिखा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं। देखिए, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको जो पूर्णांक मान के चलने हैं, वो पहला पूर्णांक है वो x-1, दूसरा है वो x और तीसरा है वो x+1 मानकर चलना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पूर्णांक तो योग है, ठीक। अब बोला है इसको इन तीनों का गुणनफल आपका तीनों का प्लस के बराबर होगा, तो सबसे पहले इसी से संभावनाएं देख लीजिए, है ना। देखिए, अब यहाँ पर 1 2 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ये संभावना नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है, बोला क्या है, इन तीनों का गुणनफल x-1 और गुणे में x और गुणे में आपका x+1, ठीक। और ये जो बराबर है इन तीनों के योगफल के बराबर है, यही क्वेश्चन बोला है ना, इन तीनों के योगफल के बराबर है। तो x-1 प्लस x प्लस x+1, ठीक, ये यहाँ पर हमने प्लस लगा लिया, ठीक। अब देखेंगे हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करें तो x इंटू में ये हो जाएगा x² माइनस का 1 का स्क्वायर या 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर 1 भी लिख सकते हैं चाहें तो आप, ठीक। और यहाँ पर हम बात करेंगे 1 से ये 1 हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना 3x हो जाएगा, तो 3x, तो x से x हट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x-1 का जो वैल्यू है, x² - 1 का मतलब है एक बार x प्लस में और एक बार x माइनस में, ठीक। x कितना है, एक बार माइनस में, तो ये बराबर जो आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आप इसको वैल्यू मान के चलें, अगर आप इसको वैल्यू मान के चलें कि x+1 बराबर आपका कितना है, आपका x+1 बराबर 3 है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, अच्छा यही था ना, तो एक सेकंड, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुआ है क्या, इतना तो सही है ना, चलिए इतना तो ठीक है, ये हो गया। अगर इसे हम और आगे सॉल्व करें तो क्या मिल सकता है हमारा, अच्छा इसे हम ऐसा कर लें, इससे क्या है, लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा, आप इसको ऐसा समझें, हमारे पास ये जो है x² - 1 का मतलब है ये x² माइनस का 1 बराबर 3 है, अगर 1 को इधर भेज दें तो ये 4 बन जाएगा, तो x² का जो वैल्यू है वो आपको कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 4। तो x² का 4 है, तो यहाँ पर जो x है वो कितना निकल कर आ रहा होगा, तो x का जो वैल्यू है वो +-2 निकल कर आ रहा होगा, यानी कि 2 मान तो ये संभव हो गए हमारे, ठीक। अब एक चीज़ और याद रखिए, x का मान तो ये निकल कर आ गया है, तो x का जो मान है वो +-2 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब एक चीज़ और देखें हम यहाँ पर कि और संभावनाएं क्या क्या हो रही हैं, आपका एक मान भी और निकल कर आएगा, अगर आप इसमें एक रख कर देखेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये संभावनाएं निकालने, अगर मान निकालना होता तो अलग अलग मान आ जाता, ठीक, मान अलग अलग आ जाता। चलो, तो इसको हम निकालेंगे अगर हम, तो इसको कितना, ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि एक यहाँ पर रखा जाएगा, दोनों संख्याएं तो ये हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर x बराबर आप 0 रख कर भी देखेंगे तब भी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये 2 रख कर देखें आप, और 0 रख कर देखें, -2 रख कर देखें, तो आपकी 3 संभव ऐसी हैं जो कि आपको इस इक्वेशन को बराबर कर रही हैं, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू दिया जा रहा है इक्वेशन। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही ऐसी संभावना है जिसमें ये पूरी करता है। आप इन तीनों को रख कर देख लीजिए, अगर अंक देखना चाहें तो 0 को, 2 को और -2 को, तीनों को अगर वेरीफाई करेंगे, गुणनफल और ये उनका बराबर होना चाहिए, तो बस यही तीनों संख्याएं वेरीफाई कर देंगी।
चलिए आगे देखें हम 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम बात करने वाले हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। बोला क्या गया है कि एम स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस में 105 बराबर एन स्क्वायर। ठीक, एम स्क्वायर को हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये रहेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। क्या क्या रहेगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर 105। तो हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का मतलब है एक बार एन प्लस एम हो जाएगा और एक बार एन माइनस एम हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल है वो 105 आना चाहिए। तो ऐसे गुणनफल की संभावनाएं ज्ञात करना है। तो अगर हम बात करें तो 1 × 105 करेंगे तो ये आपका एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, आपको सम का गुणा नहीं बनाना है। ठीक है, फिर 3 लेकर चलेंगे तो यहाँ पर 105 कितना होता है, 35 आ जाएगा दूसरा। फिर आपके पास 5 रहेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप 7 लेंगे तो ये 7 आएगा, फिर एक आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप और कोई अंक ले नहीं सकते जिसका दो संख्याओं का गुणनफल 105 हो रहा हो। तो आपके पास ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, आपके पास ऐसे 4 पेयर हैं, ऐसी 4 संभावनाएं हैं, तो 4 पेयर बन सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ अजीब लिखा है नीचे, इसको गौर से ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 38वां। ये भी थोड़ा इसी प्रकार से सवाल है कि मान लीजिए एन इस प्रकार का एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि एन स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग के रूप में है। इस प्रकार एन की संख्या क्या है। तो आप अब यहाँ पर संख्या पूछा है। ठीक है, आप एक बात बताएं, एन स्क्वायर प्लस का 48, यहाँ पर कोई, यहाँ पर क्या है, इसका पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब हम यहाँ पर कोई संख्या जो है ना के ले लेते हैं, इसका वर्ग ले लेते हैं। तो अब इसको हम एन को इस तरफ ले जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 48। और इसे हम क्या लिखेंगे, के प्लस एन और के माइनस एन, इसका जो गुणा है वो 48 आना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, पहले तो 48 किन किन का गुणा आता है, 1 × 48 आता है। ठीक, 2 × 48 आता 24 होता है, 3 × में 16 आता है, 4 × में 12 आता है, फिर 5 होगा नहीं, 6 × में 8 आता है। ठीक, अब इन सभी का गुणा तो 8 आएगा। तो ऐसे तो हमारी 5 संभावनाएं हो रही हैं, लेकिन ऑप्शन तो 1 2 3 4 हैं। तो क्या ये सभी के सभी धनात्मक हैं कि नहीं है, तो इसको हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, चेक करना है। तो आप ऐसे समझें, हमारे पास जो के प्लस एन और के माइनस एन का जो वैल्यू है वो 48 है, यानी कि इनमें से कोई सा भी वैल्यू है। अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी से इनमें से कोई सी भी संभावना चेक करेंगे, तो अगर आपको पहले चेक करना है, मान लेते हैं हम पहला ही ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर k प्लस एन का जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं, एक बार 48 ले लेते हैं, और k माइनस एन का जो वैल्यू है वो 1 ले लेते हैं। तो अगर इसमें से हम एक वैल्यू निकालते हैं k का, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ देंगे तो k n से n हट जाएगा। तो यहाँ पर 2k बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा जोड़ने पर। तो 2k बराबर, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 24.5 होगा। 24.5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, 24.5। तो बताइए क्या ये पूर्णांक है, नहीं है ना, तो ये वाला तो आंसर होगा नहीं। ठीक, फिर आपका ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। सम से विषम वाले को चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो अगर आप सीधा देख रहे होंगे कि अगर आपको क्या करना है, आपको इनमें आपको करना क्या है, सारे एग्जाम्पल अब इतना चेक नहीं करना है। आपको करना कैसे है चेक, जैसे हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, सीधा चेक करते जाएं कि 48 और 1 को जोड़ें तो ये हुआ 49। 49 का आधा करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 24.5। 24.5। तो क्या ये पूर्णांक है, नहीं है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो 24 और 2 26 हो जाएगा। 26 का आधा करेंगे तो ये आधा 13 हो जाता है, ये पूर्णांक है, बिल्कुल है। 16 3 कितना होगा, 19। 19 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.5, यानी कि 9.5, 9.5 हो जाएगा। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर 12 और 4 को ऐड करेंगे, 12 4 16, 16 का आधा करेंगे तो ये बनेगा 8। तो ये सही है। ठीक, ये वाला सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला और पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक,
अब उसके बाद चौथा वाला, ये पांचवा वाला ऑप्शन है, 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 का आधा करेंगे 7, तो ये भी पूर्णांक आएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूर्णांक की संख्या पूछी जा रही थी, तो हमारा 13 8 17 मतलब 3 पूर्णांक ही आ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मात्र 2 प्रश्न रह रहे हैं, सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या में अशांत पुनरावृत्ति दशमलव है? अब शांत अशांत की बात करें तो अगर अगर शांत के बारे में पूछा जाए और अशांत के बारे में पूछा जाए तो आपको सीधा बता देते हैं। शांत के लिए जो एक हर का गुणनखंड है, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड अगर केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 इनमें से कोई सा भी है, तब तक जो संख्या होगी वो शांत हो रहेगी। लेकिन इसके अलावा 2 5 या 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आता है तो संख्या हमेशा अशांत होगी। तो ये कौन सी है? शांत है। इसमें अशांत कौन सी होगी? तो अशांत के लिए हम देख लेते हैं। तो अशांत में हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं अशांत के लिए क्या लिखेंगे कि अशांत कौन सी होगी? जिसका हर का गुणनखंड जो है अदर देन 2 और 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड हो, ठीक है, कोई भी फैक्टर हो, कोई भी हो, तो ये संख्या होती है अशांत। तो बस अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है अशांत के बारे में। तो अशांत का मतलब है 2 और 5 के अलावा गुणनखंड होना चाहिए हर का। तो पहली संख्या जो है 15/1600 है, ठीक है, 15/1600 है। दूसरी संख्या 23/8 है। तीसरी संख्या 35/50 है। चौथी संख्या 17/6 है। पहले एक चीज़ और याद रखना, गौर करना है, इन सभी संख्याओं को आपस में एक दूसरे को आंसर को काट के देख लेना, फिर जो बचेगा संख्या फिर उनमें चेक करना है कि हर का अगर यहाँ गुणनखंड देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 3 होगा, सिर्फ 2 रहेगा। 50 को अगर फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 10 बनता है, यानी कि 5 गुणे में 2 बनेगा, या 25 गुणे में 2 बनेगा। 5 गुणे 2 गुणे 5 होता, ये 5 गुणे 2 गुणे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। 16 का फैक्टर करेंगे और 100 को फैक्टर करेंगे तो 100 में तो 4 25 या 2 की गुणा 5 के रूप में आएंगी और 16 को 2 के रूप में बनेंगे। तो सिर्फ 6 ही एक ऐसा है, जैसे आप ऐसे समझें, आप सबके गुणनखंड लिख लें, आपको क्या है डायरेक्ट बता दें। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 1600 को लिखते हैं 16 गुणे में 100। अब 16 का मतलब है 2 की पावर 4, ठीक है, और 100 का मतलब है 4 गुणे 25, यानी कि 2 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 50 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 गुणे 25, यानी कि 2 गुणे में 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 17/6 लिखा है तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे में 3। तो हमने देखा जिसमें 2 और 5 या 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, तो वो सब संख्या शांत होगी। लेकिन हमसे अशांत के बारे में पूछा था, तो हमारा कौन सा आंसर होगा? 2 और 3 वाला, क्योंकि 3 हमारा 2 और 5 के अलावा है, तो हमारा आंसर जो होगा वो 17/6 वाला रहेगा। तो 17 वाला जो 17/6 है जो है हमारा चौथे ऑप्शन में, यही हमारा अशांत वाला हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये तीनों संख्याएं जो हैं आगे ऑप्शन वो हैं वो शांत वाले हो जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। अब इस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 क्रमागत पूर्णांक में से एक सम होता है। जैसे हमने क्रमागत पूर्णांक देखा, पूर्णांक तो 1 और 2 से होता है शुरू, 2 और 3 से होता है मान लेंगे, ठीक है, 3 और 4 से। अब इतने ही एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर हमने पहले 2 लिए तो इसमें एक सम आया, 2 और 3 लिए तो इसमें एक सम आया, 3 और 4 लिए तो इसमें भी एक सम आया। तो पहला तो कथन आपका सत्य है, ठीक है, पहला कथन क्या है? सत्य है। दूसरी चीज़, विषम पूर्णांक का वर्ग जो है वो कितने 8n+1 के रूप में होता है क्या? देखो, अगर विषम पूर्णांक जैसे 1 3 और 5, हम 3 एग्जाम्पल ट्राई करके देख लेते हैं। विषम पूर्णांक अगर इसमें 1 रखेंगे n की जगह, तो 8 में n का 1 रखेंगे तो 8 × 8 + 1 9 बनेगा, जो एक पूर्णांक होता है। बिल्कुल, एक वर्ग होता है कि नहीं होता है? ये वर्गमूल बनेगा इसका, बिल्कुल, ये किसी संख्या का वर्ग है, बिल्कुल है, ठीक है, 9 का वर्गमूल होता है। ठीक, फिर अगर हम इसमें 3 रखकर चेक करेंगे तो 3 8 × 24 1 25, तो इस वाले से आप चेक कर रहे होंगे कि 1 से बना हमारा 9, अगर 3 रखेंगे इसी सवाल में तो 8 × 24 1 25, तो ये वर्ग बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 5 का वर्ग होता है।
5 रख कर चेक करेंगे तो 5 अट्ठे 40, कितना, तो 5 अट्ठे 40 और 1 41, तो हमारा कितना होगा 41। तो हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो पहला है, पहला जो है वो आपका सही हो जाएगा, और दूसरा भी है वो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। देखिए सभी के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में, लेकिन हाँ इस रूप में होता जरूर है, ठीक, इसी रूप में होता जरूर है। और पहला वाला दो क्रमागत में से, पूर्णांक में से एक सम और एक विषम होता है, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं दोनों कथन सही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बूथ 1 और 2, यानी कि 1 और 2, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो इस प्रकार आपका ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आपने इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चनों को कवर किया है, और आपने जो गगन प्रताप सर की जो सीट थी पहली वाली, उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप एक बार आप लोग सभी बताएं एक बार क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम पूरा मैथ आपको इसी तरीके से फ्री पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। जो भी टफेस्ट लेवल होगा, 0 to हीरो, जो भी सर ने पढ़ाया होगा हम पूरा आपको कवर कर पाएंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।